बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वेरी फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके साथ साथ हम फेमस कविंडिश एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करेंगे विच वाज परफॉर्म्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू आप सब जानते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। लेकिन ये कविंडिश ने कैसे कैलकुलेट की थी ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूटन आप सब जानते हैं एक बड़ा अजीम साइंटिस्ट था। न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन। कहां से उसको ये आइडिया मिला था ग्रेविटेशन का? बाय द फॉल ऑफ एन एप्पल। एप्पल के गिरना, सेब का गिरना जो था उसको आइडिया मिला ग्रेविटेशन का। एंड अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी, न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को, ग्रेविटेशन की इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया मोशन ऑफ द अर्थ के ऊपर भी और दूसरे हेवनली बॉडीज, मुख्तलिफ स्टार्स गैलेक्सीज एटसेट्रा, मीन जो आसमान के अंदर मुख्तलिफ अदर बॉडीज मूव कर रहे हैं, मून है, मार्स है, अदर प्लैनेट्स हैं, तो उनके ऊपर भी उसने अपना ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो अप्लाई किया। वी कैन कंप्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ द मून towards the earth from its period of revolution and radius of its orbit around the earth which is 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा ये मून का एक्सेलरेशन है। मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है, उस वजह से एक्सेलरेशन भी पाया जाता है और वो जो एक्सेलरेशन है वो 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, अब इस एक्सेलरेशन की रेशो जो है वो क्या है अर्थ के जो एक्सेलरेशन की रेशो से? द रेशो ऑफ दिस एक्सेलरेशन टू जी, स्मॉल जी हम जानते हैं ये जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं। द फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस इज 0.0027 को 9.8 पे डिवाइड करें, आंसर मिला 1/3600। 1/3600 मतलब 1/3600। क्या मतलब कि 3600 गुना 3600 टाइम जो अर्थ का एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है बनिस्बत मून के एक्सेलरेशन के। ठीक, ये रेशो है 1:3600 है। तो जो 1 है वो मून के लिए है और 3600 जो है वो अर्थ के लिए है। ये रेशो है एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स अर्थ एंड फ्री फॉल एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। फॉलोइंग केपलर्स थर्ड लॉ, ये हम केपलर्स लॉ इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। केपलर साइंटिस्ट है, इसकी 3 लॉज जो हैं वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। न्यूटन ट्राई टू अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस इन द टू एक्सेलरेशन by assuming that acceleration of a falling body varies inversely as the square of its distance from the earth। समझाई बात की कि केपलर्स लॉ को यूज करते हुए न्यूटन ने कोशिश की कि वो जवाब दे, एक्सप्लेन करे ये जो डिफरेंस है एक्सेलरेशन का अर्थ और मून के एक्सेलरेशन में, तो उसका जो जवाब उसने ये दिया कि उसने कहा जो दोनों में फर्क है वो है एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज जो होता है वो वेरी करता है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ।
Newton treated the earth as a particle. अर्थ को उसने एक पार्टिकल के तौर पे लिया, because every particle of the earth contributes to the gravitational attraction on the other bodies, and hence mass of the earth could be treated as if it was concentrated at its center. ये भी इंशाल्लाह आगे हम जाके प्रूव करेंगे. If we make this assumption, a falling body near the earth is at a distance of 6400 km from the earth center, equal to the radius of earth, while the moon is about 3,80,000 km away. अर्थ के बीच में और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3,80,000 किलोमीटर है. तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से जो मून का जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की तरफ वो बहुत कम है. ये आप देख सकते हैं 6400 जो किलोमीटर है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है ये, और ये डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून है किलोमीटर्स में. ठीक है, इसका स्क्वायर ले दिया गया 1/3600. मीन एक्सेलरेशन ऑफ द मून और द फ्री फॉल एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस है वो भी इतना ही था, 0.0027 डिवाइड बाय 9.8. ठीक, ये हमने पहले ही बात कही थी. सो फ्रॉम दिस रिजल्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट we can discuss gravitation. Number 1, between two building walls, although too weak to be perceptible. दो बॉल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत वीक होती है, लेकिन होती जरूर है. नंबर 2 पे, the attraction of ourselves and objects around us by the earth. हम जानते हैं हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है, हमें भी और बहुत सारे दूसरे अजसाम को भी. ठीक, ये दूसरी assumption थी, या दूसरा एक आइडिया था न्यूटन का. On the scale of the solar system and of the interaction of the stars and galaxies, ठीक, gravitation is by far the dominant force. कि ये जो पूरे हमारा निज़ाम है, कायनात का निज़ाम है, मून है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सब के बीच में जो ग्रेविटेशन है वो एक डोमिनेंट, मतलब एक जो है एक छा जाने वाली या एक नुमायां फोर्स है जो पाई जाती है. All these situations can be described by the same force law called Newton's law of universal gravitation, stated as follows. स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every point mass in the universe, पॉइंट मैस में देखो आप, ये देखिए जो दो बॉडीज हमारे पास, इनका जो साइज है बहुत कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम. ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनका साइज बहुत कम है, इसलिए ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट मैस कहते हैं. न्यूटन कहता है एवरी पार्टिकल या एवरी पॉइंट मैस attracts every other mass or any other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The direction of force is along the line joining the two particles.
ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर या इस तरफ फोर्स है या इधर से इस तरफ फोर्स है, ये लाइन के अंदर होगी फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन जो फोर्स होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो मैथमेटिकली एफ जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स masses के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, और कंबाइन करेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे रखते हैं कैपिटल G, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। हियर कैपिटल G called the gravitational constant या universal gravitational constant कहते हैं, is a universal in character as it has the same value for all pair of particles। मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स होंगे, वो छोटे हों बड़े हों, उनके बीच में जो उनके लिए जो वैल्यू ऑफ G होगी कैपिटल G वो सेम रहेगी। दो बॉल्स हैं उनके लिए भी, मून और अर्थ के बीच में कैपिटल G सेम रहेगी। मून और मार्स है, अर्थ और मार्स है, सन और अर्थ है, मतलब जो भी इस यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज होंगे उनके बीच में जो वैल्यू ऑफ कैपिटल G है वो सेम रहेगी। इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है कि इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है, और ये वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही होगी। It should be noted that gravitational force between two particles are an action reaction force। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि एक्शन और रिएक्शन में फोर्स जो है वो मौजूद होती है, पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम मैग्नीट्यूड में सेम फोर्सेस होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। ग्रेविटेशन इज अ जनरल टर्म while gravity is a special type of gravitation। ठीक, gravity is the individual property of gravitation of planet such as earth, moon, gravity, etc. As such, the universal constant capital G should not be confused with small g, the acceleration of a body arising from the earth's gravity। small g जो है वो एक्सेलेरेशन है जो कि अर्थ की ग्रेविटी, या अगर मून पे तो मून की ग्रेविटी की वजह से होगा, तो हम अर्थ में तो अर्थ की ग्रेविटी की जो एक्सेलेरेशन होगा उसको स्मॉल जी का नाम देते हैं। जबकि कैपिटल जी जो है वो एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दूसरा, एक और बात याद रखिएगा, ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में हम आमतौर पे क्या फ़र्क करते हैं। ग्रेविटेशन जो है ये फोर्स है बिटवीन एनी टू बॉडीज़, कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स, ग्रेविटेशन की फोर्स होगी। एक बॉल है दूसरी बॉल के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन जब आप ग्रेविटी ही कहते हो ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हो, तो अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसको अर्थ और एनी अदर ऑब्जेक्ट, एक बॉडी हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होगा, दूसरा कोई भी दूसरा बॉडी हो सकता है, क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ के लिहाज से बात करते हैं। इसी तरह मून पे होंगे तो मून और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, अर्थ और एनी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो है ये भी ग्रेविटेशन ही है, लेकिन जब ग्रेविटेशन तो इन जनरल हम कहते हैं बिटवीन एनी टू बॉडीज, तो जब ग्रेविटी कहेंगे तो फिर हम कहेंगे अर्थ और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने कहा है जो ग्रेविटी है इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट्स सच एज अर्थ, मून्स, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन जो है वो जनरल टर्म है, while gravity is a special type of gravitation। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक, ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जबकि ग्रेविटी जो है अर्थ और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब जो कैपिटल जी है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी आर, अब ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ ओवर m1 m2। आर जो है वो उसका लेंथ होता है, डायमेंशन एल स्क्वायर, एफ की एम एल टी इनवर्स स्क्वायर होती है, और मैस की एम इंटू एम एम स्क्वायर आ जाएगा। और इसको आप फिर जो है वो
एम से एम कट जाएगा एक, तो एक एम रह जाएगा, ऊपर जाके एम इनवर्स हो जाएगा। एल क्यूब, ये एल स्क्वायर और एल क्यूब हो जाएंगे। एल क्यूब एम इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, और इसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर को पर किलोग्राम स्क्वायर का, तो वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर ही बनते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट होता है कैपिटल जी का। कैपिटल जी इज अ स्केलर, ये भी फर्क पता होना चाहिए। कैपिटल जी इज अ स्केलर, जबकि जो स्मॉल जी है वो एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन एक वेक्टर होता है। जी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अदर डिफरेंस आ गया। विद डायमेंशन जो है, डायमेंशन इसकी एल टी इनवर्स स्क्वायर होंगे, ये भी याद रखिएगा। उसकी डायमेंशन भी पता चलेगी, इसकी डायमेंशन, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड इज नेदर यूनिवर्सल नॉर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। Once capital G is determined from experiment for any pair of bodies, the value of G can be used in equation number 1 to determine gravitational force between any pair of the bodies. एक दफ़ा हमें G की वैल्यू पता चल गई तो हम अब फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसी न्यूटन लॉ ऑफ, इक्वेशन 1 क्या थी, वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F is equal to Gm1 m2 over r square, F is equal to G की वैल्यू हमें पता चल गई, G m1 m2 over r square। m1 जो है मास ऑफ वन बॉडी है, m2 जो है मास ऑफ अदर बॉडी है, और r स्क्वायर इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर जो कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल G की वैल्यू पता ही होगी, डिस्टेंस हमें पता होगा, मास पता होगा, तो इस फार्मूला से हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The law of universal gravitation is a vector law explained as follows. The force F12 exerted on M2 by M1 is shown in figure A. तो ये फिगर A में जो है वो शो की गई है, फोर्स ऑन M2, फोर्स ऑन M2 by M1। फिगर B जो है ये वाली, ये शो करती है फोर्स F21 exerted on M1 by M2, और फिगर C जो है शोज एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन और रिएक्शन जो है पेयर को शो कर रही है। दोनों फोर्सेस जो है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर में जो है वो एक्ट करती हैं। और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि क्या रिलेशन होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज लेट F12 जो है क्या है, इज द फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। ऑन M, ये जो 1 है ये ऑन लिखा मैंने, ऑन 1, और जो 2 है ये बाय लिखा, बाय 2 बाय M2। फोर्स ऑन M1 बाय M2, और जो F21 है वी द फोर्स ऑन M2 इस तरह ये ऑन आ गया यहाँ पे, ऑन M2 जिस पे लगी उसका नाम पहले ऑन M2, और जो 1 है वो आ गया बाय 1 जो है बाय को शो करता है, बाय 1। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, NLG न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F12 क्या आ जाएगा, Gm1 m2 r स्क्वायर, डिस्टेंस वही रहेगा ना, R12 हैट, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो 1 से 2 की तरफ है। उस तरह F21 इज इक्वल टू Gm1 m2 r स्क्वायर, R21 हैट। और हम जानते, पीछे हमने पढ़ा है फिगर में कि F12 जो है वो F21 के इक्वल है, लेकिन माइनस साइन का के डायरेक्शन में अपोजिट है। 1 2 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और 2 1 पे लगा रहा है फोर्स इस तरफ, इसको डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो माइनस साइन का मतलब क्या, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट है। F12 और F21 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन शो करते हैं, और ये माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब जो F12 है, ये सॉरी R12 जो है ये वाला, इसकी बजाय हम पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू माइनस R21, यस पुट कर सकते हैं। सो F12 क्या बना, F12 इज इक्वल टू
ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m1 m2 और r स्क्वायर इंटू ये वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस r12 माइनस शुरू में ले गए। तो ये जो चीज़ क्या बन गई, ये वाली ये वाली ये बन गई f21, ये बन गई f21 ये। तो इसमें देखें f12 इज इक्वल टू माइनस f21। इक्वल किस सेंस में और माइनस क्यों लिखा गया? इक्वल का मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड है जी m1 m2 और r स्क्वायर। दोनों फोर्सेस f12 हो या f21 हो मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। इसे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक ही है। नो we are going to study Cavendish experiment, very important Cavendish experiment. क्यों? to calculate the value of universal gravitational constant कैपिटल G। अब हम कैपिटल G को कैलकुलेट करने के लिए Cavendish experiment जो है वो स्टडी करेंगे। जी, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ G? The gravitational constant capital G was first determined by Henry Cavendish in 1798. He used a balance called torsion balance या इसका torsion भी कहते हैं या torsion balance यूज किया, shown in figure। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर आ जाएगी, वो आप देखेंगे। Two small balls, each of mass small m, are attached to the ends of a light rod of length small l, while the rod is suspended from its center by a fine vertical fiber. Two large balls, each of mass capital M, are placed at position A on opposite sides. At position A, the large mass attract the small mass according to the gravitational law, and a counterclockwise torque is produced. The rod reaches at an equilibrium position. At this position, the gravitational torque must be equal to the restoring torque exerted by the fiber. If large mass are placed at position B, a clockwise torque is produced, and again rod reaches another equilibrium position. Let's see कैसे ये बात हो रही थी। ये हमारे पास दो मैसेज हैं, ये स्मॉल m, ठीक, ये भी स्मॉल m है, और ये रॉड है, ये जिसकी लेंथ जो है वो टोटल लेंथ जो है वो स्मॉल l है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो स्मॉल l है, और ये हमारे पास वो फाइबर है जिसके साथ सेंटर से इसको अटैच किया हुआ है। ये क्वार्ट्ज फाइबर है जिसके साथ ये रॉड जो है इसको हमने बांधा हुआ है। अब ये जो m है इसके देखिए ये लेफ्ट साइड पे एक मैस रख दी गई है A पोजीशन पे, जबकि उतनी ही मैस ये राइट साइड पे रख दी गई है इस मैस के इस तरफ। देखिए ये जो मैस है ना कैपिटल M, ये स्मॉल m के लेफ्ट पे रखी गई है और ये रखी गई है राइट साइड पे, ये वाली राइट साइड पे रखी गई है। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? न्यूटन कहता है हर दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, इसी तरह इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। अच्छा, अब ये क्या करेगा? अब ये जो m है ना कैपिटल, जो पोजीशन A वाला कैपिटल बड़ा मैस है, ये छोटे मैस को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, जबकि ये वाला ये जो मैस है ये छोटे मैस को राइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स और ये इतना ये मोमेंट आर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क बॉडीज हो गया। ये जो मोमेंट आर्म है सेंटर से लेके कितना बनेगा? ये L/2 बनेगा, लेंथ का हाफ हो जाएगा, टोटल लेंथ L थी ना, तो ये L/2। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? इधर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा,
ये जो मोमेंट आर्म होगा ये L/2 होगा। ठीक, अच्छा अब देखें ये जो टार्क होगा, ये सेंटर ये है, पिवट पॉइंट ये है, एक्सेल रोटेशन ये है हमारा, तो ये फोर्स जब इधर लगेगी टार्क ऐसे प्रोड्यूस होगा इस तरफ। ये टार्क कौन सा है, अगर आप अपने लिहाज से देखें तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो क्लॉक की सुइयां होती हैं वो हम जानते हैं, इस तरह ये यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं और यहाँ पे 9 होते हैं। तो जो क्लॉक की सुइयां होती हैं वो ऐसे घूमती हैं, जो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मोशन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर ये टार्क प्रोड्यूस हुआ है वो अपोजिट है, ऐसे ऐसे हो जा रही चीज, जो बॉडीज है या बॉल है वो इस तरह घूमेगी। तो ये कौन सा टार्क होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। काउंटर या एंटी एक ही बात होता है। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज टार्क जो होगा ये प्रोड्यूस करेगी ये वाली। तो ये वाले कौन से करेगी, ये वाली भी, ये देखें ये बड़ी बी ए है ना, ये इसको इधर खींचेगी, ये भी इससे टार्क प्रोड्यूस करेगी। ये वाला टार्क कौन सा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, दोनों जो बॉल्स होंगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसलिए हमने साइड पे रखी है, इधर रखी है, इधर रखी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेंगी। दोनों टॉर्क्स जो होंगे, ये वाला टॉर्क भी और ये वाला टॉर्क भी, ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। टोटल टॉर्क क्या बन जाएगा, टोटल टॉर्क टा इज इक्वल टू एफ इंटू L/2, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है, मोमेंट आर्म L/2, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म प्लस फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इज इक्वल टू FL बन गया। अब जब ये घूमेगी ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो फाइबर होगा इसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर ये जो धागा ना, ये जो फाइबर हमने कहा हुआ, इसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग कपल। इसके अंदर रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि जब बाद में जब हम इन बॉल को हटाएंगे तो ये वापस लेके आएगा इन दोनों बॉल को अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर। इसको रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। ठीक है, और वो इक्वल टा इक्वल सी थीटा होता है। आप लोगों ने FSC में गैल्वानोमीटर के अंदर ये बात पढ़ी हुई है, टा इक्वल सी थीटा, तो टॉर्शनल कपल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर अभी बॉल की पोजीशन चेंज कर दें हम, क्योंकि इन बॉल्स को उठा के हम इधर ले आए, इधर ले आए और इसको जो है उधर ले जाएं उस तरफ, अब क्या होगा, अब ये वाली बॉल होगा इसको अपनी इस तरफ खींचेगी ऐसे, और ये वाली बॉल इसको अपनी ये जो बॉल है ये वाली ये इस बॉल को अपने इस तरफ खींचेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर अगेन ये वाली बॉल का भी और इस बॉल का भी क्लॉकवाइज दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, उतना टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, टॉर्क जो होंगे वो सेम ही होंगे। आप इनको इस तरह रख लें, चाहिए रखे हुए हैं थोड़े से बोर्ड करके बनाए हुए हैं, या आप ऐसे रख लें तब भी ठीक है। तो अगेन जो है वो ये जो टॉर्क होगा ग्रेविटेशनल टॉर्क कहते हैं, और जो इस धागे के अंदर प्रोड्यूस होगा जिसको हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं या रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ये जो बॉडी सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा जब दोनों टॉर्क जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जिस तरह एक धागा है ना, धागे के साथ आप बांध लें कोई पत्थर बांध लें, जब उस पत्थर को आप घुमाएंगे ऐसे, पत्थर घूमेगा अपने गिर्द तो उसके तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, तो साथ जो धागा होगा वो भी साथ ऐसे बल खा जाएगा, उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ भी वही बात हो रही है कि इस जो धागा होगा ये वाला जो फाइबर है इसके अंदर भी जो टॉर्क होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। और जब डिफ्लेक्टिंग कपल या ग्रेविटेशनल कपल या टॉर्क जो होता है, कपल और टॉर्क एक ही बात है, तो रिस्टोरिंग कपल के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जो टोटल टॉर्क होगा दोनों का सम हो जाएगा, टा इज इक्वल टू FL। जो F है इसकी वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू होगी न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M। स्मॉल m ये छोटा मैस था और जो कैपिटल M है ये बड़ा मैस है, तो स्मॉल m कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। जो r है ना ये जो r स्क्वायर है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज। जो छोटा मैस है ये वाला और जो बड़ा मैस है ये इस तरफ रखा हुआ है, ये इस तरफ, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल R कहा है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में दिस इज कैपिटल R। दूसरे लफ्ज में देखें ये जो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है इसको कैपिटल R कहते हैं। ये या इसी तरह
यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर लिखा गया। नो एफ की वैल्यू पुट कर दें, टा इज इक्वल टू एफ एल था, टा इज इक्वल टू एफ इंटू एल, तो एफ की वैल्यू जो हमने पुट कर दी स्मॉल कैपिटल जी क्या स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर करिए, एफ की वैल्यू होगी इंटू एल। इस इक्वेशन नंबर अब 1 कह लेते हैं। अब थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द फाइबर इज ट्विस्टेड। जब जो धागा होगा जिसको बांधा हुआ था हमने, तो वो जब ट्विस्ट करेगा तो उसके अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, तो बल पैदा हो जाएगा, बल को हम ट्विस्ट कहते हैं। तो जो टार्क जितना ज़्यादा बल प्रोड्यूस होगा उतना टार्क उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टार्क और जो ट्विस्ट होंगे, टार्क और ट्विस्ट जो होती है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और टार्क इक्वल सी थीटा। सी जो है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं या टॉर्शनल कपल कहते हैं। इससे आप लोग वाकिफ हैं, ये आप लोगों ने गैल्वानोमीटर के अंदर सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 14 में टा इज इक्वल सी थीटा ये पढ़ा हुआ है। तो टा इज इक्वल सी थीटा, और इसमें ये दोनों इक्वेशन 1 और ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, दोनों को आप लोग कंपेयर कर लें, क्योंकि हमने कहा था इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वल होना जरूरी है, कंपैरिजन कर लें दोनों का। तो ये टार्क जो है इस टार्क जब इक्वल होगा तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो हम क्या लिखेंगे, सी थीटा इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एल ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से जब वो जी निकालना है हमने, तो ये आर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जो दोनों ये चीज़ आके डिवाइड हो जाएगी इधर आके, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू सी थीटा आर स्क्वायर ओवर स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो आर से एक आर जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर सी थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम ये नहीं कैपिटल एम ना भाई ये। अच्छा जी, अब ये और कहाँ से आ गया, हाँ ये आर नहीं ये एल है, ठीक है ये मिस्टेक है इसके अंदर, सॉरी। इसमें ये आ जाएगा, ये वाली चीज जो है ना ये इस तरह लिखी जाएगी, इस तरह कैपिटल जी इज इक्वल टू सी थीटा आर स्क्वायर, सी थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एल, ये फार्मूला होगा जी का, ठीक है ये वाला गलत है, इस तरह नहीं, इसमें जो कैपिटल आर लिखा गया वो ये एल था इतना, तो ये गलत है। आप इस तरह लिख लीजिएगा जी इज इक्वल टू ये सी थीटा आर स्क्वायर ओवर स्मॉल एम कैपिटल एम एल। तो अब इनकी वैल्यू जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, सी कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ये आर थीटा सी एम और ये सारी वैल्यू मालूम करते हुए रिकमेंडेशन है वैल्यू ऑफ जी मालूम की 6.67 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वो वैल्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू है। और इसके अंदर जो है वो कुछ अनसर्टेनिटी भी है, जिस तरह हर एक्सपेरिमेंट में हर मेजरमेंट में कोई ना कोई इसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.013% प्लस माइनस इसके अंदर ये वैल्यू है, इस वैल्यू का 0.013 प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इतनी वेरिएशन मुमकिन है, लेकिन ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम आमतौर पर यही वैल्यू लेते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये थी क्विंटेश ने जो वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट की थी, ठीक है इसमें बस यही मिस्टेक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ये मैंने लिखी है स्मॉल कैपिटल जी इज इक्वल टू सी थीटा आर स्क्वायर ओवर स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।